नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के इटावा से आपको बड़ी खबर बता दें। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन में भीषण आग लग गई। 3 बोगी में आग की खबर है। एक कोच जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। आपको बता दें, रिजर्वेशन कोच में आग लगी है। गाड़ी नंबर की अगर हम बात करें तो 02570 गाड़ी नंबर में आग लगी है। बताया जा रहा है दिल्ली आवड़ा रेल मार्ग के सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर यह भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये आग की ऊंची लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, बताया जा रहा है कि कोच पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। किसी भी तरह की, हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी तादाद में रेल यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस ट्रेन की जिसमें आग लगी है। 3 कोच में आग की खबर है। बताया जा रहा है कि 3 बोगी में आग लगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। ये स्पेशल ट्रेन थी जो चलाई जा रही थी और इसमें देखिए भीषण आग लग गई है। 3 बोगी में आग की खबर है और एक कोच पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। रिजर्वेशन कोच में आग लगी है और गाड़ी नंबर हम आपको बताएं तो 02570 है। संवाददाता दिनेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या है माहौल अभी फिलहाल वहां पर? फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंच गए हैं। इटावा के एसएसपी यहाँ पहुंचे हुए हैं, एसपी सिटी यहाँ पहुंचे हुए। दमकल की यहाँ पर दर्जन भर के आसपास गाड़ियां मंगा ली गई हैं और उन गाड़ियों से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक कोच जल करके पूरी तरह खाक हो गया है। 2 अन्य कोचों में भी आग लगी हुई है। हालांकि उस आग को काबू कर लिया गया है। फिलहाल ट्रेन की स्थिति अब जो बन पड़ी है कि जो आग लगा हुआ हिस्सा था 3 कोच से, उनको हटा दिया गया, अलग कर दिया गया है और जो दूसरी ट्रेन है उस ट्रेन को बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। दोनों के बीच के करीब 50 और 75 मीटर का अंतर बना लिया गया है और इस ट्रेन को रवाना करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बड़ी जनहानि, आगजनी की घटना घटित हुई है, उस आगजनी की घटना में जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन चूंकि रेल यात्रियों का सामान कोच के भीतर ही छूट गया है, वो जल करके कहीं ना कहीं पूरी तरह से खाक हो गया है। परेशानियां रेल यात्रियों के सामने इसलिए बन पड़ी हुई है कि बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में रेल यात्री इस ट्रेन के भीतर सवार थे। सभी के सभी कहीं ना कहीं जो कोच था वो रिजर्वेशन कोच था। पूरी ट्रेन के अंदर कोई जनरल कोच नहीं था। जी बिल्कुल दिनेश, वो तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं। क्या आपकी किसी रेल यात्री से बातचीत हो पाई? उन्होंने बताया कि आखिर कैसे ये आग लग गई और किस तरीके से सभी को बाहर निकाला गया? जो इस आगजनी वाले कोच में ही रेल यात्री सवार था, उस रेल यात्री से बात हुई है। उस रेल यात्री ने इस बात की तस्दीक की है कि एक रेल यात्री की तरफ से मोबाइल का चार्जर लगाया गया है और उस मोबाइल के चार्जर लगाए जाने के बाद में ये आग लगने की घटना कहीं न कहीं चिंगारी के बतौर शुरू हुई है और उसके बाद में इस तरीके की भीषण तस्वीर सामने आई है। लेकिन इसको अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमूमन जब कभी इस तरीके की घटनाएं घटित होती है तो उनकी एक अलग से उच्च स्तरीय जांच होती है। तो जाहिर है कि इस घटनाक्रम की दिनेश, तो क्या अभी अपडेट क्या है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ बिल्कुल, आग पर जो आग लौ के रूप में दिखाई दे रही थी, उस लौ वाली आग को काबू कर लिया गया है। अब जो अंदर जो आग थी उसको ठंडा करने की कोशिश के मद्देनजर दमकल के कर्मी और अधिकारी जो है अंदर को ट्रेन कोच के भीतर पानी डालने में जुटे हुए हैं, जिसके बाद में पूरी तरीके से आग को ठंडा कर दिया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो आग वाले हिस्सा था, जिन कोचों में आग लगी थी, उसको काट करके अलग कर दिया गया और ट्रेन और आग वाले हिस्से के बीच में करीब 50 मीटर के आसपास का अंतर कर लिया गया और जो रेल यात्री इस घटना ट्रेन के भीतर सवार थे उन सभी को इस कोच जो बचा हुआ हिस्सा है ट्रेन का, उसमें सवार किया गया और ट्रेन को इटावा के लिए रवाना करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रेल यात्रियों की तरफ से ऐसी नाराजगी जताई जा रही है कि उनका जो बड़ी तादाद में सामान जल गया है वो सामान उनको मुहैया कराया जाए। तो अभी इसी बात को लेकर के जो इटावा के एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, वो कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी यह चीजें, तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी चलिए दिनेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
उत्तर प्रदेश के इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन में आग लगी है, जिस ट्रेन का नाम क्लोन एक्सप्रेस है और ये नई दिल्ली से दरभंगा के लिए जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा है रेल यात्रियों की तरफ से, जो जानकारी दी जा रही है कि किसी रेल यात्री ने मोबाइल चार्जर लगाया है, जिसके बाद आगजनी की यह घटना यहाँ पर घटित हुई है। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखी जा रही है, एक बीच की बोगी तो जल ही रही थी, तीसरी बोगी में भी बड़ी ज़बरदस्त आग लग गई है। दूसरी बोगी की आग को जरूर दमकल के अधिकारियों और कर्मियों ने मौके पर पहुंच करके यहाँ पर बुझा लिया है। और जो बातें कही जा रही हैं स्थानीय लोगों की तरफ से, आग लगने की सूचना के बाद आसपास के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए थे, जिनको रेल के कोच से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ी तादाद में सामान जल करके खाक हो गया है। किसी भी तरीके की फिलहाल जनहानि की बात नहीं कही जा रही है। रेलवे आरपीएफ के अलावा स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे के बाद में बड़ी तादाद में यहाँ इलाकाई लोग भी पहुंचे हुए हैं, जो मददगार की भूमिका में कहीं ना कहीं शामिल जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का हादसा पेश आया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है इसकी बड़ी और उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज 18 इटावा। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने फिर हाजीपुर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है। पशुपति पारस ने कहा है कि हाजीपुर उनकी ही होगी और वो ही हाजीपुर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, पशुपति पारस ने बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का भी दावा किया है। पशुपति पारस ने बताया कि 28 नवंबर को हाजीपुर में भव्य तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि पशुपति पारस के भतीजे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी जताते रहे हैं। लाना चाहता हूं 28 तारीख को कि हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है। एक पासवान जी के समय में जितना जन सैलाब हमारे साथ था, आज भी है। और हाजीपुर में जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा, मैं समझता हूं कि भूतों ने भविष्य, आज तक हाजीपुर में किसी भी दल का रैली नहीं हुआ होगा जो 28 नवंबर को हमारी पार्टी का रैली होगा। और उसमें आपने कहा कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा रैली ना हुआ ना कभी होगा, तो क्या ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है एक तरीके से हाजीपुर में? आप उसको तैयारी समझ सकते हैं। गठबंधन के लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ पूरा बिहार और हाजीपुर की जनता, इस बार भी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे आप? 100%। इसमें कहीं आपको कोई शंका है क्या? शंका मन में है तो शंका निकाल दीजिए। हाजीपुर से मैं लड़ूंगा और बिहार में सबसे अधिक वोट से मैं जीतूंगा हाजीपुर से। चुनावी मौसम में बिहार की सियासत जाति पर ही घूम रही है, तभी तो 2 दिनों में जिस तरह से यादव समाज को साधने की कोशिश की गई, गोवर्धन पूजा पर बीजेपी ने यादवों का महाजुटान कर लालू प्रसाद को चैलेंज किया, तो पलटवार लालू प्रसाद की ओर से भी किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को फर्जी बताया और नकली बताते हुए उन्होंने निशाना साधा, तो बुधवार को बारी नित्यानंद राय की आई और खुलेआम उन्होंने चैलेंज लालू परिवार को दे डाला। आखिर क्यों जाति वाली सियासत पर तेज है घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। गोवर्धन पूजा के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री पर कई आरोप लगाए। नित्यानंद राय पर यहां तक कह दिया कि अगर वे तेज प्रताप को खड़ा कर दें तो नित्यानंद की जमानत जब्त हो जाएगी। अब नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नित्यानंद राय ने कहा, लालू जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा कर देख लें, यदि हार गया तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। मैं लालू जी से विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उजियारपुर, आप तेज प्रताप जी को भेजिए, तेजस्वी जी को भेजिए, अपने परिवार के किसी को भेजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर यह माने कि चुनौती दे रहा हूं तो चुनौती भी दे रहा हूं। अगर मैं उजियारपुर की धरती से मैं पराजित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा और भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का अध्यक्ष बनकर पार्टी की सेवा करूंगा। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर सियासत जारी है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता बीजेपी पर यादवों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। तो बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो यादव समुदाय के साथ
अपमान तो कर ही रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। यादव बस इन लोग को वोट के समय नजर आते हैं, लेकिन लालू यादव हम लोग को मान सम्मान के साथ साथ बराबरी में बैठने का भी मौका देने का काम किए। जो गौ पालक है बिहार के, वो जानते हैं कि फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी धर्मधारी हैं। ये कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, अब जाति की बात करते हैं। लालू प्रसाद के सुर में सुर भले ही महागठबंधन के नेता मिला रहे हों, पर बीजेपी कहती है कि आरजेडी के लोगों को भ्रम है कि वो लालू प्रसाद के ठेकेदार हैं। एनालिसिस करना चाहिए कि मधेपुरा में वो चुनाव हारे, जब चरम उत्कर्ष पर थे तब जादव से ही हार गए। आए पटना में पाटलिपुत्रा में लड़े तो पाटलिपुत्रा में रंजन यादव जी से हार गए। बेटी 2-2 बार चुनाव लड़ी, पाटलिपुत्रा से हार गई। राबड़ी जी गए चुनाव लड़े राघोपुर से, जादवे ने जादव को राबड़ी देवी को हरा दिया। सोनपुर से चुनाव हार गए। लालू प्रसाद ने नित्यानंद राय पर गाय भैंस कटवाने का आरोप लगाया था, नित्यानंद राय को ठेकेदार बताया था। ऐसे आरोपों का न सिर्फ बेबाकी से नित्यानंद राय ने जवाब दिया, बल्कि खुलेआम लालू फैमिली को चैलेंज भी कर दिया। वैसे सियासत में दावे और वादों का रिश्ता भी रोचक होता है, पर चुनावी मौसम में जिस तरह से बिहार की सियासत जाति पर तेज होती जा रही है, उसने कास्ट के मुद्दे को बेहद गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जमुई में बालू माफिया कांड पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने भी हैरान करने वाला बयान दिया है। उदय नारायण चौधरी का कहना है कि बिहार में 12 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, इस तरह की घटना होती रहती है। देश की आबादी 140 करोड़ है, जिस राज्य की आबादी 12-13 करोड़ है, कुछ कुछ घटनाएं घटते रहती है। हम लोग उसके प्रति संवेदनशील हैं और हम लोग गंभीरता से उसे लेते भी हैं। इसको कुछ कुछ घटनाएं में लेते हैं। क्या कहा जाता सुनते हैं, आप ही बताइए क्या कहें। यहाँ 12 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ की आबादी है उसमें। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि बाढ़ से मुंगेर तक बढ़ा अपराधियों का मनोबल और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हासिल है। आखिर ललन सिंह पीड़ितों के आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते हैं? विजय सिन्हा पंडारक में 2 हत्या के पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। सांसद ललन बाबू क्यों आंसू पोंछने नहीं जा रहे? आज मुंगेर से लेकर बाढ़ तक दर्जनों लोगों की मौत हुई है। कई जगह हमने गया है। ललन बाबू किसी के घर पर जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? ये अपराधियों के समूह कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, उसके विरुद्ध बोलने का इनको हिम्मत नहीं है। ये सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम के जीडीपी वाले बयान पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यहां के महाज्ञानी डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार की जीडीपी सबसे ज्यादा है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि 9वीं फेल महाज्ञानी तेजस्वी यादव अपने सारे सलाहकारों की मदद लेने के बाद बिना कागज देखे जीडीपी को परिभाषित कर दें तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो स्कूल नहीं गया, फेल हो गया, वही यहां का नेता है। विकास लिखने नहीं आता है, लेकिन विकास पर लंबा चौड़ा भाषण देता है। नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहां का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि ये हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? मुख्यमंत्री कैमरे पे कह रहे कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा
कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर बिना कागज वगज देखे हुए तेजस्वी यादव लिख दें तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई जीडीपी होता क्या, जरा खड़ा होकर बताइए जीडीपी क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव पर दिए गए प्रशांत किशोर के बयान से बिहार में सियासत गर्म है। महागठबंधन नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया, जबकि बीजेपी नेता अरविंद सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर ठीक ही कहा है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और पेइंग स्टाफ पांडे प्रशांत किशोर को अगर जीडीपी का फुल फॉर्म जानना है, उसकी मीनिंग जानना है, उसका मतलब समझना है, तो हम लोग के पास आ जाए। तेजस्वी जी से पढ़ने लायक नहीं है न पांडे प्रशांत किशोर, तो पूरी तौर पर भाजपा का एजेंट है। प्रशांत किशोर जी जैसे लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं उनके हिसाब से बोलते हैं, उनकी बातों को जनता नोटिस नहीं लेती है। प्रशांत किशोर बार बार जो ये अपना बयान देते हैं, वो कोई काम जो चुनावी इलेक्शन का स्ट्रेटेजी बनाते हैं खुद बनाते हैं। पूरा एक तो आईपैक का टीम लिए हुए हैं। पिता के विरासत के रूप में सियासत कर रहे श्री तेजस्वी यादव जी जीडीपी के बारे में नहीं बता सकते हैं, और प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है। ये बिहार के भी जनता जानती है कि जो व्यक्ति लिखा हुआ भाषण को नहीं पढ़ सकता है, वो व्यक्ति जीडीपी के बारे में क्या जानकारी है, कुछ नहीं जानते हैं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार मीडिया से दूरी बना रहे हैं। 48 घंटे के भीतर 2 ऐसे मौके आए जब मीडिया के सवालों से ना सिर्फ नीतीश कुमार बचते नजर आए, बल्कि हाथ जोड़कर और इशारों में बात नहीं करने पर कहा, आपकी इज्जत करते हैं, चिंता मत कीजिए। सीएम तो चिंता नहीं करने की बात कह रहे हैं, पर नीतीश कुमार को किस बात की चिंता है जो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है? सवाल यही है। सर कुछ सवाल है सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मीडिया से नाराज हैं? आखिर उन्होंने मीडिया से दूरी क्यों बना रखी है? नीतीश से मीडिया जब भी सवाल पूछती है तो वो हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर चले जाते हैं। काहे नाराज है सर? सर हम लोग को मंगलवार को नेहरू जयंती पर ऐसी ही तस्वीर दिखी थी और बुधवार को बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सीएम की दिखी। सीएम नीतीश कुमार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनका सामना मीडिया से हुआ तो नीतीश ये कहकर कि आप लोगों की इज्जत करते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, कहकर मीडिया के सवालों पर बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर निकल गए। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, पर पत्रकारों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। आप लोग का नमन करते हैं, प्रशंसक हैं, आप चिंता मत करिए। इस तस्वीर को देख लीजिए। मंगलवार को पटना में नेहरू जयंती के मौके पर जब पत्रकारों से सीएम नीतीश कुमार का सामना हुआ तो वे दूर भागते नजर आए। यही नहीं, सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते भी दिखे। आरजेडी के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं। कभी मीडिया कर्मियों के सवालों से नाराज होते हैं तो कभी पत्रकारों से दूरी बना लेते हैं। हाथ जोड़कर इशारों में सम्मान करने की बात कहकर आगे निकल पड़ते हैं। मीडिया वालों से दूरी बनाने की बात भी कुछ दिनों पहले खुद नीतीश ने ही पत्रकारों के सामने कही थी, पर बाद विधानसभा और फिर विधान परिषद में सीएम ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर बयान दिया, बाद में माफी भी मांगी, उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों से शायद दूरी बनाने का फैसला लिया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चित्रगुप्त पूजा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गर्दनीबाग के ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री संजय झा, जदयू नेता छोटू सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। हर साल चित्रगुप्त पूजा के दौरान सीएम नीतीश कुमार यहां आते हैं।
वहीं चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी गर्दनीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। इस दौरान सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को सवाल पूछना है तो नीतीश कुमार से और राहुल गांधी से पूछें। लालू जी मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू जी से बात ही करना बेकार है ना। लालू जी को नीतीश कुमार जी ने जेल में बंद करवा दिया, सजा करवा दिया, उनके पार्टी के लोगों ने सजा करवा दिया, और राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर उनको परमानेंट समाप्त कर दिया। लालू जी कोई पॉलिटिकल वर्कर रहे ही नहीं। क्या एक पंजीकृत अपराधी इस देश की राजनीति को तय कर सकता है क्या? अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, जहां नदी में नहाने गए 7 लड़कों में से 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। घटना मधुबनी ओपी के बक्सा घाट के कारीकोसी नदी की है। मृतकों के घर वालों का कहना है कि लड़के बक्सा घाट पर नदी में नहाने गए थे, लेकिन कुंदन लकड़ा और आर्यन हेम्ब्रम नदी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। दोनों को तुरंत जीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों ही लड़कों को मृत घोषित कर दिया। का जितना आदमी ना सब वहाँ करके बहुत सपोर्ट किया, मिलकर नहीं निकाला है। लोग नहाते नहाते क्या हो गया, ज्यादा खाए में चल गए ये दोनों। तो पता चला कि मतलब वो बच्चा दोनों चिल्लाए भी नहीं, जो 5 जन थे, तो वो दोनों नहीं बोले कि मतलब हम दोनों जा रहे थे। बहुत देर के बाद हुआ तो बच्चा दोनों चिल्ला के मतलब हाँ बच्चे वाला हंगामा हो गया, कैसे हो गया वैसे हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।